योगः कर्मसु कौशलम्। Namaskar and warm welcome to all dear participants and friends. Myself, Dr. Bhavesh M. Modi, I am serving as an assistant professor in Education Department of Veer Narmad South Gujarat University, Surat. I am very thankful to UGC, Human Resource Development Center, Ahmedabad, Gujarat University, for giving me such a wonderful opportunity to connect with all of you and deliver my session on refresher course in quality in higher education. Today, I am sharing my feelings regarding inspired, excited, and able professors who were come in my voyage of higher education, and now they all are becoming bits of my heart. So let us start. I am Gujarati, but Gujarati is not allowed in this session. So I will use dual languages, Hindi and English. I have made my presentation in English, so I will use Hindi. That's why it will be easier to understand what I am saying. So let us start our session. I think you all were familiar with this image. Here, in this image, one light joke is given. The faculty lodge. Hurry up, classes start in 5 minutes. The professor does not want to go. वो जाना नहीं चाहता क्लास में, तो उसके जो कलीग्स है, उसके जो सह प्राध्यापक है, वो उनको खींचते हैं क्लास में जाने के लिए कि तुम्हारा टाइम हो गया, तुम क्लास में जाओ। मेरे ख्याल से हम सभी के साथ ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि वी आर एंथुसियास्टिक। पर याद करो प्रोफेसर कैसे होते हैं। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू से यू दैट द प्रोफेसर वुड बी लाइक दैट। P for प्रोफेशनल डेवलपर। ये प्रोफेसर है ना, वो हमें अपने व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं। जैसे बीएड एमएड का कोर्स हुआ, तो बीएड और एमएड करने के बाद हम प्रोफेशनली टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स या फिर लेक्चरर के हिसाब से तैयार होते हैं। तो वो हमारे प्रोफेशनल डेवलपर है। हम इस शिक्षा के व्यवसाय में किस तरह से एक उत्तम शिक्षक बने। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रोफेसर, पर यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो शिक्षक है, वो गुरु है। तो हम एक उत्तम गुरु बने, इस तरीके से हमें वो तालीमबद्ध करते हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोफेशनल कोर्स है ये। तो वो हमें प्रोफेशनली डेवलप करते हैं कि हम 35 मिनट्स या फिर 1 घंटे के लिए अपने क्लास में अच्छी तरह से, सही तरह से पढ़ा सके। सेकंड वन इज आर। आर फॉर रीडर। जो प्रोफेसर है ना, वो हमेशा रीडिंग ही करता होना चाहिए, हमेशा पढ़ता ही होना चाहिए, जिससे उसके स्टूडेंट्स को एक लेसन मिले कि रीडिंग के बगैर कुछ अच्छा नहीं हो सकता। टीचर या फिर प्रोफेसर, उनको हमेशा वांचन करना है, उनको हमेशा पढ़ना है, अपने व्यवसाय के पुस्तकों को भी पढ़ना है और अपने जो टेक्स्ट बुक है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है,
उसका भी स्टडी करना है। तो हमेशा जब कभी भी हम अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं या फिर हम खुद प्रोफेसर्स हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स हमें देखते हैं कि हम हमेशा रीडिंग ही करते हैं। नेक्स्ट इज ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। अभी क्या होता है कि ये जो टीचर या फिर प्रोफेसर बनना तुरंत ही पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मैंने 1999 में अपना एमएड कंप्लीट किया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में मेरा जॉब लगा 2017 में। तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक सिखाया, ऑप्टिमिस्टिक, आशा रखो। कोई दिन हमारा काम अच्छी तरह से ये समाज के सामने, सोसाइटी के सामने आएगा और दे विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट और हमारा सिलेक्शन होगा। तो जहां पे रिजेक्शन होता है वहां पे हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स हमेशा हमें ये समझाते हैं कि आशा अमर है। नेक्स्ट वन इज फैंटास्टिक फैकल्टी। बहुत ही हमारी जो फैकल्टी है ना टीचिंग की, या फिर और कोई फैकल्टी के बारे में सोच लीजिए, और कोई व्यवसाय के बारे में सोच लीजिए, और कोई डिसिप्लिन के बारे में सोच लीजिए, तो ये जो प्रोफेसर्स है ना वो अद्भुत है। वो हमारे जीवन में एक नया सा बदलाव लाते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि प्रोफेसर इज फैंटास्टिक फैकल्टी। जब कभी भी हमारे जीवन में वो आते हैं, वो टीचर बन के आते हैं, वो प्रोफेसर बन के आते हैं, तो हमारे जीवन में ये नया बदलाव लाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्टरी स्पीच में यही बोला कि वॉयज ऑफ माय हायर एजुकेशन, मेरी जो हायर एजुकेशन की यात्रा थी उसमें ऐसे फैंटास्टिक फैकल्टी मुझे मिले जिसने मुझे जीवन की नई राह दी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलरी। उनका हमें दृष्टांत लेते हैं, उनके जैसा हमें बनना है। वो टीचर है या फिर प्रोफेसर है, उनके एग्जाम्पल से चलना है। वो हमें जीवन में यह बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति से वो कैसे एक हेडशिप तक पहुंचे, वो प्रोफेसर तक पहुंचे, उनकी यात्रा उनके बारे में बताते हैं। तो उनके दृष्टांत से अभी बोला ना कि ऑप्टिमिस्टिक, हमारे में आशावाद रहता है कि हमारे प्रोफेसर को 10 साल के बाद जॉब लगी तो हमको भी 10 साल के बाद जॉब लगेगी। दिस इज एग्जाम्पलरी। उनके जैसे पढ़ाना है, उनके जैसे बोलना है, उनके जैसे रहना है। दैट इज एग्जाम्पल। एस फॉर स्टूडियस, जो प्रोफेसर है वो हमेशा अभ्यासरत रहता है और सिस्टेमेटिक भी है। स्टूडियस और सिस्टेमेटिक। जब कभी भी पढ़ाने आते हैं तो उनके पास पूरा साइंटिफिक प्लानिंग रहता है कि कैसे 45 मिनट्स में या फिर 1 आवर में कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, विथ एग्जाम्पल्स पढ़ाना है, विथ एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है। हम लोग बीएड एमएड के फैकल्टी है तो ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या फिर प्रोजेक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उनके बारे में, उनके प्लानिंग के बारे में, ये सिस्टम के बारे में ये बंदा सोचता है, वो पढ़ता है। विदाउट प्रिपरेशन नहीं आता। यहाँ पे जो ये बंदा पढ़ा है ना फ्लोर पर, उसने प्रिपरेशन शायद नहीं किया, इसीलिए उनके जो कलीग्स है ना वो उनको खींच रहे हैं, वो मैडम को खींच रहे हैं कि आपका लेक्चर है जाइए, ये सर को खींच रहे हैं कि आप जाइए, हरी अप, द क्लास स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। पर हमारे प्रोफेसर्स के साथ या फिर हमारे साथ हम खुद ऐसा नहीं करते। जब कभी भी लेक्चर्स होते हैं ना, मैं मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर अश्विन भाई को याद करता हूँ, अश्विन सर ओझा, तो 5 मिनट्स अर्ली आ जाते थे क्लास में। वो वेटिंग लॉज में वेट करते थे कि जब लेक्चर खत्म हो तुरंत ही मैं क्लास में दाखिल हो जाऊं, मेरे स्टूडेंट से उनका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो खूब
ज्यादा पढ़ते थे, पढ़ाते थे। नेक्स्ट एस इज फॉर सेमिनार रिसोर्स। हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है। अभी आप सब लोग एपीए स्टाइल से फिर एपीआई, मेरे लिए एपीआई है, तो एपीआई है, उसके लिए हमें सेमिनार करने हैं, वर्कशॉप करने हैं, बुक्स लिखने हैं। तो सेमिनार करने से फायदा क्या होता है कि हम दूसरे एक्सपर्ट को भी सुनते हैं, उनके नॉलेज के बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कि गुजराती में एक कहावत है कि कुआ मना डेढ़ का। तो जो अपने कैंपस में रहते हैं वो सिर्फ अपने आप को ही एक्सपर्ट समझते हैं, पर जैसे ये सेमिनार या फिर वर्कशॉप में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि हमसे तो और भी कई लोग अच्छे हैं, नॉलेज में अच्छे हैं, मेथड में अच्छे हैं, बिहेवियर में अच्छे हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोफेसर खुद भी सेमिनार में जाते हैं और हमें भी सेमिनार में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर मस्ट बी रिसर्चर। कुछ नया नया सोचना है, नया नया बदलाव करना है, क्योंकि सोसाइटी उनके पास से एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव लाए। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल डेवलपर भी होना चाहिए, रीडर भी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, फैंटास्टिक फैकल्टी भी दिखना चाहिए, एग्जाम्पलरी भी रहना चाहिए, स्टूडियस और सिस्टमैटिक भी होना चाहिए, सेमिनार रिसोर्स भी बनना चाहिए और एक अच्छा रिसर्चर भी बनना चाहिए। अभी एक जिससे प्रेरणा मिल सके ऐसे प्रोफेसर कैसे बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हाट मेक्स एन इंस्पायरिंग प्रोफेसर। जिससे हमें प्रेरणा मिले, जिसको हम अपना गुरु समझे, वो गुरु कैसे बनते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम कैसे बन सके। तो उसके लिए सबसे जरूरी है अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। हमें जो प्रोफेसर है या फिर हम जो प्रोफेसर है वो हमेशा सीखने और प्रगति को ज्यादा मजबूती देने के बारे में सोचते हैं। क्या सिखाना है, क्या सीखना है, और हम कैसे प्रगति करें, हमारे स्टूडेंट्स कैसे प्रगति करें, उसके बारे में ज्यादातर ध्यान देना है, ज्यादातर ध्यान केंद्रित करना है। जो इतना हम कर सके ना, तो हम इंस्पायरिंग प्रोफेसर्स बन सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह से लर्निंग करना है, फिर टीचिंग करना है और फिर प्रोग्रेस करना है। इन तीन चीजों, लर्निंग के साथ टीचिंग है। लर्निंग नहीं करेंगे हम सब टीचर्स प्रोफेसर्स तो कैसे टीचिंग करेंगे। इसीलिए लर्निंग के अंदर ही टीचिंग है। जब कभी भी लर्निंग होगा तो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे, उनका प्रोग्रेस कर पाएंगे, हमारा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से ये हाईलाइट स्टेटमेंट है कि अगर हमें एक इंस्पायरिंग प्रोफेसर बनना है तो वी शुड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। लेसन्स अट्यून्ड टू स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट। हमें जो स्टूडेंट्स है वो कैसे अभ्यासमय हो, कैसे अभ्यस्त हो, कैसे पढ़ाई करे, कैसे अपने जीवन को आनंदित बनाए, उनका इंटरेस्ट करने के लिए जो काम करता है वो इंस्पायर्ड प्रोफेसर बनता है। ढेर सारे ऐसे टीचर्स, आज मैं आपके सामने थोड़ी देर के बाद यही बात करना चाहता हूं कि ऐसे प्रोफेसर कौन है जिनको हम देख के हम इंस्पायर्ड हुए हैं। तो लेसन्स अट्यून्ड टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, विद्यार्थियों को अभ्यस्त कर सके, उसको अभ्यास में इंटरेस्ट हो, ऐसे लेसन्स पढ़ाए, उसको आनंदित करे, एंजॉयमेंट, उसको बोझ नहीं लगना चाहिए, वो एलिमेंट्री लेवल हो या फिर हायर एजुकेशन हो।
कभी भी पढ़ाई बोझ बनना नहीं चाहिए। ये हमें सिखाया है और हमने लोगों को सिखाया है। सेकेंड वन इज क्लैरिफाई अबाउट व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, एंड हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्क। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके वर्क को कैसे इंप्रूव करें। जैसे बीएड का ही एग्जांपल ले ले कि जो प्रैक्टिस टीचिंग है उसमें माइक्रो टीचिंग से हमारी यात्रा शुरू होती है यूनिवर्सिटी लेसन तक, मींस एग्जाम लेसन तक। तो वहां पे इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस हमारे ऑब्जर्वर, हमारे मेथड मास्टर हमारे पास रखते हैं। हमें क्या करना है वो भी एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारे लेसन्स, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर हमें सूचित करते हैं कि हम अपना लेसन कैसे इंप्रूव करें। एमएड का एग्जांपल ले ले कि हमारे सामने एक रिसर्च करने का वर्क है। ये रिसर्च वर्क को कैसे करना है, कैसे टाइटल सिलेक्ट करना है, कैसे टूल कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे पॉपुलेशन से सैंपल डिसाइड करना है, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, फलितार्थ कैसे प्राप्त करने हैं, भविष्य में कैसे संशोधन करने हैं, उनके बारे में वर्ड टू वर्ड उसके एक्सपीरियंस को भी ऐड करके हमें हमारे प्रोफेसर्स बताते हैं। और हम स्टूडेंट्स में कहीं पर गलती रहती है तो वो उनको इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि चैप्टर करेक्ट करने हैं, सभी प्रोफेसर्स के पास आते होंगे कि भाई चैप्टर 1 खत्म हो गया है स्टूडेंट्स का, तो उसको अभी बाइंड करना है, उसको प्रिंट करना है, तो प्रूफ करते हैं हम, उसको इम्प्रूव करते हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसा लिखोगे तो ये रिसर्च टर्मिनोलॉजी रहेगा, ये एजुकेशन का टर्मिनोलॉजी रहेगा। तो दैट्स व्हाई क्लैरिफाई अबाउट व्हाट टू डू, हमें बताते हैं क्या करना है और कैसे अपने काम को इम्प्रूव करना है, उसमें कितना करेक्शन करना है, उसके बारे में हमारे प्रोफेसर्स बताते हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। इंटरएक्टिव टीचिंग अप्रोच, सहभागी शिक्षा के बारे में बताते हैं और कहीं पे वो लोग इंडिविजुअल सपोर्ट भी करते हैं। सिर्फ टीचर्स ही नहीं करते, प्रोफेसर्स भी यह काम करते हैं कि वो इंटरएक्टिव टीचिंग अप्रोच तो रखते हैं, सबको साथ में लेके उसको ट्रेनिंग देते हैं बीएड में, एमएड में। पर जहां कहीं भी उनको लगे कि ये स्टूडेंट है, ये ट्रेनी है, उनको इंडिविजुअल सपोर्ट की जरूरत है। जैसे मैं ये साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहा हूं, तो यहाँ इंटीरियर एरियाज के ढेर सारे स्टूडेंट्स आते हैं अंतरियाल विस्तार से, तो उनकी ढेर सारी समस्याएं हैं। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी है। इन सभी के बारे में एटलीस्ट जो डिसर्टेशन गाइडेंस का ग्रुप रहता है ना स्टूडेंट्स के, यहाँ पे हम लोग, आप लोग सब इंडिविजुअल सपोर्ट करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने ट्रेनिंग्स को भी यही बताते हैं कि कहीं पे पैसे की दिक्कत हो तो आई विल सपोर्ट यू। तो ये हमारा रोल है, ये हमारा इंस्पिरेशन है। ऐसे प्रोफेसर्स जब कभी भी हमारे जीवन में आते हैं, तो जब तक वो जीते हैं नहीं, जब तक हम जीते हैं तब तक उनको याद रखते हैं। तो जो प्रोफेसर्स है उनमें क्या दिखता है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादातर दिखाई देते हैं, टीचर्स में भी रहते हैं और प्रोफेसर्स में भी रहते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज कमिटमेंट, क्योंकि हम सब टीचर्स है ना, वो कमिटेड है अपने वर्क से, समर्पित रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। तो प्रोफेसर शुड बी कमिटेड, उनमें कमिटमेंट रहना चाहिए। जो वर्क उसने डिसाइड करना है, जो उनको पढ़ाना है, जो उनको समझाना है, जिसके लिए स्टूडेंट्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे उसका जॉब प्लेसमेंट होना चाहिए। सिर्फ बीएड या एमएड तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके बाद हम अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को जॉब प्लेसमेंट के लिए भी तैयार करते हैं। उनको बताता है
कि ये कॉलेज या फिर ये स्कूल में प्लेसमेंट है, वहां पे जाके अपना रेज्यूम दे आओ, डेमोलेशन दे आओ। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि कमिटमेंट है। सेकेंड वन इज प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन वी शुड नॉट गो, ऐसा बोला है। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जब कभी भी हमें क्लास में जाना है तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो बीएड से ही हमें समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आज भी हमेरी यही चीज है कि विदाउट प्रिपरेशन हम जाते नहीं। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सेशन आपके सामने बोल रहा हूं, तो विदाउट प्रिपरेशन आई कांट गो। मैं और भी प्रिपरेशन करना चाहता था, पर लैक ऑफ टाइम, कि मिलन सर ने बता दिया कि 2 दिन में ये खत्म करना है, आपका रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और भी बेहतर होता। क्योंकि जब तक हम अपना 100% नहीं देते, 100% नहीं होता, तब तक हम प्रिपेयर करते हैं। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही हमारा नेचर है। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या करना है, जैसे कि बीएड को याद कर लीजिए, लेसन प्लान बनाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके लिए क्लास अरेंजमेंट करते हैं, कहीं पे वो नेल लगाना है, खिल्ली लगाना है, कहीं पे विंडो क्लोज करना है, या फिर टेबल को आगे पीछे करना है, सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे इस तरीके से उसको बिठाना है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे टीचिंग ही पूरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशन है। व्यवस्था के बगैर, संगठन के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड है, सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित है। फोर्थ वन इज टॉलरेंस। लोग टीचर को सम्मान देते हैं, पर कई बार उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। बच्चों को अपने हिसाब से, अपनी जो एज है उसके हिसाब से उनको इम्पोर्टेंस नहीं है कि टीचर का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोफेसर का इम्पोर्टेंस क्या है। ज्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हमेशा हमारे गुरु उन्होंने हमें ये सिखाया है कि ये उनका नेचर है और हमारा नेचर होना चाहिए टॉलरेंस। ये ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल्स भी क्रिटिसाइज करेंगे, स्टूडेंट्स भी क्रिटिसाइज करेंगे, और कलीग्स है वो भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो उन सभी को के लिए हमें में सहिष्णुता होनी चाहिए। उन सभी को हमें टॉलरेट करना है, सहन करना है। तो प्रोफेसर में टॉलरेंस भी होना चाहिए। नो डाउट ही और शी वुड बी द मास्टर ऑफ टीचिंग, पर ये क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब लोग मास्टर्स है। तो कई बार ऐसा बोला गया है कि मतभेद शुरू हो जाता है। मतभेद होना चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद तो रहेंगे ही, क्योंकि मैं मेरे एरिया में मास्टर हूं, आप अपने एरिया में मास्टर है, सब लोग मास्टर्स है, पर एक दूसरे के लिए सहिष्णुता अगर हमारे में आ जाए तो वो टॉलरेंस है। तो प्रोफेसर शुड बी टॉलरेट। उनको स्टूडेंट्स को भी टॉलरेट करना है प्रोफेसर को, क्योंकि 1 घंटे तो वो बोलता रहेगा। जैसे आपको ही मैं आज पढ़ा रहा हूं तो 90 मिनट्स का लेक्चर है, तो ये जरूर है टॉलरेंस। आपको बैठना है, मुझे सुनना है, क्या मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा नोट करना है, तो ये सब जरूरी है। देन स्टोरी टेलिंग, बातें बनाना, मन घड़त बातें बनाना, सही भी बात हो या फिर अपने माइंड से आई हुई कोई स्टोरी हो जिससे थोड़ा इंटरेस्ट हो, स्टोरी टेलिंग। तो बातें बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है ना वो बातें बनाने का ही है, बातें ही करने की है। ज्यादातर अप्लाइड भी रहता है नो डाउट, पर स्टोरी टेलिंग इज नेसेसरी के आप अपनी बात
को एक दृष्टांत के साथ सामने लाए, एक प्रयोग के सामने लाए, तो ये स्टोरी टेलिंग है, बातें करना। देन ओपन फॉर क्वेश्चंस। कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है वो अपने फैकल्टी को, अपने प्रोफेसर को पूछ सकता है। कब होगा ये? जब उनका प्रोफेसर का रीडिंग अच्छा होगा तभी उनके स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि 6 आवर्स सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाना ही काफी नहीं है हमारे लिए 6 घंटे पढ़ना भी जरूरी है। तभी हम अपने स्टूडेंट्स को के क्वेश्चंस के लिए ओपन हो पाएंगे, प्रश्नों के लिए हम खुल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव। वो टीचर हो या फिर प्रोफेसर हो, वो हमेशा एक रचनात्मक, अभिनव, परिवर्तनात्मक होना चाहिए, नएपन में रहना चाहिए। नया क्या आता है उनके बारे में, क्या मैं नया करूं जिससे मेरा टीचिंग इंटरेस्टिंग हो। तो उसके लिए जो कुछ भी नया करना है, नया सोचना है, परिवर्तन के बारे में सोचना है, वो प्रोफेसर का काम है। तो वो प्रोफेसर इनोवेटिव रहना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट। जब कभी भी एलसीडी यूज करना आए, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड है, वो उसको यूज करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, प्रौद्योगिकी उत्साही रहना चाहिए। सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड अभी पर्याप्त नहीं है। बीएड से हमें सिखाया गया है कि जितना हो सके हम बोर्ड को कम यूज करें, टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करें। और अभी कोविड-19 के बाद तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी से ही काम चल रहा है। अभी मैं भी आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूं ये सेशन के लिए। तो वो मुझे सीखना है, आपको सीखना है। तो ऐसे होते वो प्रोफेसर रहते हैं जो टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट है। नेक्स्ट इज सोशल। हमें जो प्रोफेसर्स हैं वो कई बार हमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बातें करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन से भी हमें परिचित करते हैं। टीचर या फिर प्रोफेसर वो समाज का एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, समाज का ही व्यक्ति है, समाज के लिए ही कार्य करता है। तो उसके हिसाब से उसको हम बोलेंगे कि वो सोशल है। प्रोफेसर इज सोशल। लास्ट वन इज गिक। Geek means the person who has a great attention to technical details. क्या कुछ नया कंप्यूटर में आया है? जैसे कि यहाँ पे मैं आपके साथ जो रिकॉर्डिंग के साथ बात कर रहा हूँ वो OBS स्टूडियो है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के HRDC के फर्स्ट शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स में मैं पार्टिसिपेंट था और उसमें डॉक्टर जीवानी साहब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी कंप्यूटर डिपार्टमेंट से उन्होंने इसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया था कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर एक OBS स्टूडियो के ऐप के माध्यम से आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो अभी बोला ना टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट, उसके लिए ये किक होना चाहिए। कंप्यूटर रिलेटेड टास्क है उनके बारे में लर्निंग करते हैं हमेशा, और ये अभी बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं, ये जो 10 एलिमेंट्स है वो हमें इंस्पायर्ड करते हैं। सभी नहीं पर 5-6 ऐसी बातें होगी जिससे हमारे प्रोफेसर से हम इंस्पायर्ड हुए हैं कि देखिए हमारे प्रोफेसर्स में कितने कमिटमेंट है, कितना वो प्रिपेयर करते आते हैं। हम कुछ भी बोल देते हैं वो टॉलरेट कर देते हैं, वो कितनी अच्छी बातें करते हैं, हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। टेक्नोलॉजी सीखने में कितना उत्साह है, टेक्नोलॉजी के नॉलेज, कंप्यूटर रिलेटेड टास्क में कितना उत्साह है उनका, ये सब बातें हैं वो हमें इंस्पायर्ड करती हैं। What is excitement of professor important in class? Why? क्यों ये जरूरी है?
तो जैसे स्कूल लेवल में स्टूडेंट्स को जितना सरप्राइज होते हैं उनके टीचर्स को देख के, इस तरीके से हायर एजुकेशन में भी एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स है, वो यूजी और पीजी क्लास के स्टूडेंट्स में ये सब जो यहाँ पे बॉक्स में इंडिकेट की बातें हैं ना, वो सामने रखते हैं। यहाँ पे इमेज देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और एक अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे कलाम है, वो स्टूडेंट्स के साथ यही बात कर रहे हैं। उनका ये एक्साइटमेंट है कि मेरा जो नॉलेज है वो सभी स्टूडेंट्स में आना चाहिए। तो अभी बोला इस तरीके से, सबसे पहले उनको यही समझाना है स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग्स को, कि एंजॉयमेंट, कभी बोझ मत बनाइए अपने स्टडी को, या फिर जब कभी भी आप अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हैं तब ये पूरा प्रोसेस है वो एंजॉयमेंट का रहना चाहिए। जब कभी भी आप अपना क्लास स्टार्ट करें तब एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए। जैसे बीएड में विषयाभिमुख कौशल्य आता है, फिर जब कभी भी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं तो रेनफोर्समेंट करते हैं, उनको सुदृढ़ित करते हैं, शाबाशी देते हैं, तो उनसे एक्साइटमेंट आता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ फोटो लगाते हैं, कुछ चार्ट लगाते हैं, बोर्ड पर फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ये सब बातें हैं वो एक्साइटमेंट की बातें हैं। एंटीसिपेशन, उनके साथ जुड़ना है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमें जुड़ना है, उनके साथ अपने आप को सम्मिश्रित करना है, तो एंटीसिपेशन है। कई बार टीचर्स को हमने ऐसा देखा है कि वो स्टूडेंट्स के बेंच जहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं वहां पे वो जाते हैं और उसको पर्सनली गाइड करते हैं। ऐसे हमारे हायर एजुकेशन में एमएड के कोर्स में है कि जो स्टूडेंट्स गाइडेंस में रहते हैं उनको फेस टू फेस हम एंटीसिपेशन करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। फिर एंगेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, क्योंकि उसका व्यक्तित्व घड़तर का ये पूरा टाइम है, तो उनको एक प्रोत्साहित करते हैं हम अपने ट्रेनिंग्स को, स्टूडेंट्स को, कि आप जब कभी भी कोई भी स्टडी एक्टिविटी हो या फिर करिकुलर एक्टिविटी हो, आप उनमें ज्वाइन हो। बीएड में खास ये बात को इंपॉर्टेंट दिया गया है कि आप प्रेयर एक्टिविटी है, कैंटीन एक्टिविटी है, एग्जीबिशन एक्टिविटी है, डिस्कशन मीट है, इन सभी में आप पार्टिसिपेट करें। एमएड के स्टूडेंट्स को सेमिनार, वर्कशॉप, रिसर्च पेपर लिखना, इनके बारे में हम प्रोत्साहित करते हैं। स्टिम्युलेट्स ट्रेनिंग टू एक्सप्लोर, ये एमएड को ज्यादातर रहेगा कि आप कुछ नया संशोधन करें, कुछ एक्सप्लोर करें, नया कुछ शोध के बारे में सोचें, शिक्षा में कौन से बदलाव किए जाए उनके बारे में सोचें, उनका उद्दीपन बनना है, स्टिम्युलेट्स। उनको एक रिसर्च टाइटल के बारे में सूचित करना है, जैसे यहाँ पे कलाम जी है, ये स्टूडेंट्स को शायद स्टिम्युलेट्स ही करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको उद्दीपन देते हैं कि तुम ऐसे करो तो जीवन में आगे बढ़ोगे। लव इंटरेक्टिंग विद ट्रेनीज, हमारे बीएड एमएड के हायर एजुकेशन के ये प्रोफेशन में ये सबसे जरूरी है कि आप अपने स्टूडेंट से वो अपने ही दोस्त हैं। कहीं एज वन है तो उनमें अपने ट्रेनीज में अपना सन या फिर डॉटर का नेचर दिखेगा, जो ज्यादा एज डिफरेंस वाले नहीं है, वो प्रोफेसर से वो अपने दोस्त समझकर अपने ट्रेनीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये प्रोफेसर के लिए बहुत जरूरी है। वो एक्साइटमेंट लाता है कि वो बहुत ही बड़ा स्टेटस है, प्रोफेसर है वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, बहुत ही बड़ा स्टेटस है। मैं भी डरता था मेरे प्रोफेसर से शुरू में, आप भी डरते होगे और आपके स्टूडेंट्स भी आपसे डरते होगे, पर ज्यादातर क्या है कि whenever you interact with love, उनके साथ
आप प्यार से बात करेंगे, उनको डांटेंगे, उनको सूचित करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिख करके आप उनको जो स्टेटमेंट देते हैं उनको सूचित करते हैं, पर उनके बारे में फिर प्रेम से उनको समझाते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे भी बेहतर हो। हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ यही बात करता हूं कि आई हैव गॉट 72% इन बीएड एंड 65% इन एमएड। अभी आपके परसेंट तो मेरे से ज्यादा ही रहते हैं। अभी देखिए परसेंटेज का लेवल बहुत ही हाई हो गया है, तो 80%, 85%। कभी मेरी सोच ऐसी नहीं होती कि मेरे एमएड में 65% आए इसलिए मेरे स्टूडेंट्स के 64 आने चाहिए, ऐसा नहीं। हम अपने स्टूडेंट्स को के साथ प्रेम से, संवेदना से के साथ उनके साथ वर्तन करते हैं, बिहेव करते हैं। लर्निंग फॉर डेवलपिंग बेस्ट टीचर्स। बहुत ही बड़े टीचर्स हमारे ट्रेनिंग्स बने, वो कैसे बने उसके बारे में हम उनको नई नई ट्रिक्स, टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। लर्निंग फॉर डेवलपिंग बेस्ट टीचर्स। हम खुद पढ़ाई करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में कोई एनालिसिस में फंस गए हैं कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स बेहतर रहेगी कैलकुलेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सा ये बेहतर रहेगा टेक्निक। तो उसके लिए हम एजुकेशनल स्टैटिस्टिक का बुक पढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तब पढ़ते थे, वापस पढ़ते हैं कि सैंपलिंग लेस देन 30 है तो पैरामेट्रिक रहेगा या फिर नॉन पैरामेट्रिक रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये सब सोच है, वो लर्निंग करना है हमें। तो लर्निंग फॉर डेवलपिंग बेस्ट टीचर्स, कैसे बेस्ट टीचर्स बने उसके बारे में हमें खुद सोचना है। प्रोफेसर्स तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा समझ में आया ऐसा वर्ड लिखा है, टीचर। वी आर टीचर फर्स्ट। हमें पढ़ाना है, गुरु बनना है। वो तो बहुत ही टफ वर्क है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि गुरु बनना है। पर यहाँ पे टीचर इज ओके कि हमें पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाए, अच्छी तरह से पढ़ाए जिससे स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर में एक्साइटमेंट रहे। वो पूरे 35 मिनट्स या फिर 1 घंटा हमें समझे, हमें देखे, उनको ऐसा लगे कि हमारे टीचर्स फ्लुएंटली बोलते ही रहे। तो उसका लर्निंग करना है। हेल्पिंग ट्रेनिंग्स टू अंडरस्टैंड कंटेंट। स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से थोड़ा डाइल्यूट करके कंटेंट देना है। जैसे एजुकेशनल फिलोसॉफी हुआ, तो कई बार फिलोसॉफी के लेक्चर ऐसे होते हैं कि लेक्चरर को खुद को ही पता है क्या बोल रहे हैं, पर ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, उनको कैसे डाइल्यूट करें, कैसे स्टूडेंट्स के मानसिक स्तर के साथ उसको समझ में आए। ऐसे दृष्टांत को सम्मिश्रित करके दृष्टांत को जोड़ने के साथ उनको बताए। तो दृष्टांत जोड़ने से स्टूडेंट्स को एजुकेशनल फिलोसॉफी, शैक्षणिक तत्वज्ञान समझ में आएगा। शोइंग द कनेक्शन बिटवीन व्हाट दे आर लर्निंग एंड देयर लिव्स। सबसे बढ़िया बात है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में कहां पे उपयोगी होगा, कहां पे उसका हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ये बताना है। स्टूडेंट्स को यही कहना है। तो शायद कलाम जी यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं या एप्रॉन पहन के आप सब लोग कुछ लैब में वर्क कर रहे हैं, पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो समाज को किस तरीके से लाभान्वित करेंगे वो आप कीजिए। तो कलाम जी इस साइंटिस्ट, फिजिक्स के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट के हिसाब से उन्होंने बहुत सारा काम किया।
और ये जो कुछ भी उसने इन्वेंशन किया, जो कुछ भी स्टडी किया, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, उनके जो फाइंडिंग्स थे, वो आज हमें स्पेस शटल्स या फिर कोई भी खगोलीय संरचना बनानी है तो उसमें हम कलाम जी को हमेशा याद करते हैं, सीवी रामन जी को हमेशा याद करते हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी लर्न किया है उनको कैसे यूटिलाइज, अपने जीवन में कैसे उनको उपयोजित करें, इसके बारे में बताया है। तो अगर इतना हम कर सके ना तो दिस वुड बी एक्साइटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स। तो हमें राह, जैसे एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स अपने टीचर की राह देखते हैं, कब आएंगे हमारे टीचर, इसी तरह से हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स भी हमारा वेटिंग करेंगे। वो उसको ऐसा लगे कि हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर हमारे पास आए और हमें जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी हमें सिखाना है, जो कुछ भी हमें बढ़िया बनाना है, एक अच्छे टीचर्स बनाना है, अच्छे प्रोफेसर्स बनाना है, इसके लिए ये प्रोफेसर का एक्साइटमेंट सबसे जरूरी है। व्हाट आर द एबिलिटी ऑफ ए प्रोफेसर? प्रोफेसर में कौन सी क्षमताएं होती है? जैसे पहली बात समझ में आती है कि उनके पास वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कुछ भी वो जानते हैं, उनके शब्द, उनके प्रत्यायन के जो चीजें हैं उनमें वो बढ़िया होनी चाहिए। उनके पास अपने कंटेंट के, अपने पेपर्स, अपने जो कुछ भी सिलेबस है उसका एक्सेलेंट वर्बल होना चाहिए। जो कुछ भी वो बोलते हैं उनके शब्द, उनकी पद्धति के बारे में उनको पता होना चाहिए। और कम्युनिकेशन का तो रूल ये है कि हम दोनों बात कर सके, मैं आपके साथ बात करूं, आप मेरे साथ बात करें, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन रहेगा दोनों के बीच। तो टीचर्स जब भी पढ़ाए, बीएड में भी यही सिखाते हैं कि आप 5-10 मिनट पढ़ाते, उसके बाद उसको क्वेश्चन करें जिससे स्टूडेंट्स आंसर दे, फिर टीचर क्वेश्चन करे, स्टूडेंट्स आंसर दे, फोटो दिखाए, उसके क्वेश्चंस करे, आंसर दे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन अच्छी तरह से चलता है। तो जो स्पीकर है, जो बोलता है, और जो लिसनर है, जो सुनता है, उन दोनों के बीच एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। तो एक्सेलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल, उनके पास कंटेंट पावर अच्छा होना चाहिए और कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है वो स्किल होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ही पढ़ना है। अभी उसके प्रोफेसर का जो वर्ड्स हमने एक एक देखे, उसमें आया था कि वो स्टूडियस होना चाहिए, अभ्यासरत होना चाहिए। तो हाई लेवल ऑफ नॉलेज, डे टू डे उनको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अभी तो ऑनलाइन भी इतना उपलब्ध है कि आप शोध गंगा के माध्यम से सीख लेते हैं, रिसर्च में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी कंटेंट है उसको जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, पर उसके बाद जो कुछ भी नए बदलाव आए हैं वो नॉलेज में, उनके बारे में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ हम बातें करते हैं। तो उसके लिए उसका हाई लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, उनका एबिलिटी के लिए ये जरूरी है, और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उनको अच्छी तरह से वो अरेंज करके क्लास में पढ़ाते हैं। तो हमारे जो प्रोफेसर्स है उन पे एक्सेलेंट वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल भी है, उनके पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज है, एंड वो जो नॉलेज है उनको अच्छी तरह से वो अरेंज करके हमारे सामने पढ़ाते हैं। इसीलिए हमें हमारे प्रोफेसर्स हमेशा अच्छे लगते हैं, हमें याद रहते हैं। देन हाई लेवल ऑफ इंथुजियाज्म, जब कभी पढ़ाने आते हैं तो उनमें एक उत्साह रहता है। कभी वो फर्स्ट लेक्चर है तो कभी वो लास्ट लेक्चर लेते हैं, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो सेम ही रहता है, वो थकान उनको महसूस नहीं होती। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस है उनके पास,
इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स बोर होते हैं, आप भी अभी हो रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वाह भावेश तुम अच्छा पढ़ा रहे हो। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरत है। द विलिंगनेस टू मेंटर ट्रेनिज, उसके जो ट्रेनिज है, उसके जो स्टूडेंट्स है, उनका मेंटर बनना है, उसको पसंद आना चाहिए उनके सलाहकार बनना, उनका मेंटर बनना। जब कभी भी उनको दिक्कत हो तब उनको गाइड करना है। वो गाइड बनने की चाहत वो हमें प्रोफेसर्स में रहती है, इसीलिए वो कभी हम उनको भूल नहीं पाते, क्योंकि उनका हाई लेवल ऑफ एंथुसियाज्म है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और हम सभी के साथ बातें करने की उनकी इच्छा रहती है। कई बार हम क्षोभ अनुभव करते हैं, हम थोड़ा शाय अनुभव करते हैं कि प्रोफेसर्स तो इतने नॉलेजेबल है, हम उनके साथ कैसे बात करें, हम उनको कैसे बताएं कि हमें ये पता नहीं है। तो प्रोफेसर्स को अपने स्टूडेंट्स ट्रेनिज की आंखों में देख के ही पता चलता है कि उनको कुछ डाउट है। इसीलिए क्या करते हैं कि वो हमारे साथ बात करते हैं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बताओ, या फिर विदाउट आस्किंग वो हमें जो डाउट्स है उनके सॉल्व करने की, जैसे वो अंतर्यामी है, प्रभु के स्वरूप है, कि वो जान गए कि हमारी तकलीफ क्या है, इसलिए हमें आशीर्वाद दे दिए मेंटर बनके। देन एक्सेलेंट टीचिंग स्किल्स, कई सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनकी टीचिंग स्किल्स से हम एकदम ब्लाइंड हो गए हैं, एकदम प्रभावित हो गए हैं। जैसे हम सूर्य देव के सामने नहीं देख सकते हैं, इसी तरह से कई प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनके नॉलेज से हम अपने आप को प्रभावित होने से रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलेंट टीचिंग स्किल्स है उनके पास, उनसे हम सीख सकते हैं कि हम कैसे उनके जैसे बन सके। सभी स्किल्स तो हमारे प्रोफेसर्स की हमें नहीं आ सकती, पर ढेर सारी जितनी हो सके इतनी तो हमें एक्वायर करनी है, हमें स्वीकार करना है, उनके बारे में सोचना है। देन क्रिएटिंग टीचिंग स्किल्स, जो कुछ भी टीचिंग स्किल्स है उसमें हमेशा कुछ इनोवेटिव रहता है, क्रिएटिव होते हैं टीचर एजुकेटर्स। जबकि हमने देखा है कि बीएड में जब कभी भी डेमोन्स्ट्रेशन लेसन थे, वो माइक्रो टीचिंग के हो, ब्रिज लेसन के हो, स्ट्रे लेसन के हो, यूनिट लेसन के हो, तो हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते थे हमारे मेथड मास्टर, और इस तरीके से हमें वो हमेशा क्रिएटिव लगते हैं। देन एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन स्किल, उनकी जो रजूआत है, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। ऐसा जरूर नहीं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, आप बात करके भी उनको एक्सेलेंट बना सकते हैं। तो कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बात करते हैं उसमें एक्सेलेंसी होती है, उनके जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो रिसर्च डेटा है, उनके जो प्रूफ्स है वो एक्सेलेंट रहते हैं। तो उनका प्रेजेंटेशन स्किल है वो एक्सेलेंट है। रिमार्केबल पर्सनालिटी है प्रोफेसर्स की, जब कभी भी वो प्रकट होते हैं हमारे सामने, जब कभी भी हमारे सामने आते हैं, तब हमें एक प्रेरक बल मिलता है कि उनके जैसे बनना है। कितने इंप्रेटिव है, उनकी पर्सनालिटी देखिए, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, उनका जो खड़ा रह के पढ़ाने का स्टाइल है, उनका जो बोर्ड पे लिखने का स्टाइल है, उनका जो आरोह के साथ पढ़ाने का जो स्टाइल है वो रिमार्केबल है, वो याद रह जाता है। तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि मेरे फेवरेट प्रोफेसर्स कौन है, वहां पे मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। देन राइटिंग स्किल स्पेशली रिसर्च रिपोर्ट प्रिसाइसली एंड हैव एनालिटिकल थिंकिंग, उनमें राइटिंग स्किल भी है, वो एबिलिटी है उनका। रिसर्च करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, प्रिसाइसली लिखते हैं, जो लिखना है वही लिखते हैं, वो कुछ कंटाला है ऐसा नहीं लिखते, प्रिसाइसली लिखते हैं। वन स्टेटमेंट में ही उसका फाइंडिंग लिख देते हैं।
और उनका जो माहिती को विश्लेषित करने का जो एक स्किल है, उनका जो थिंकिंग है, उनकी विश्लेषित करने की सोच है, वो बढ़िया है, वो उनकी एबिलिटी है। ये सब कब आएगा? जब उसका रीडिंग अच्छा होगा, जब उसका थिंकिंग अच्छा होगा। तो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो भी उसकी एबिलिटी है। तो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कि राइटिंग स्किल, स्पेशली रिसर्च रिपोर्ट, प्रिसाइसली अच्छी तरह से वो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं और वो एनालिटिकल थिंकिंग भी अच्छी तरह से करते हैं। लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट, ओपन माइंडनेस। क्योंकि हम हमारे प्रोफेसर जैसे नहीं बन सकते, उनके जितना हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो जो कुछ भी हम लिखते हैं बीएड या एमएड के स्टूडेंट्स के हिसाब से, वो खुले मन से स्वीकार लेते हैं कि ठीक है, तुमने अपनी सोच से लिखा है, पर सही में ऐसा रहेगा तो ही बराबर है। वो स्वीकार करते हैं हमारे स्तर को, हमारी शिक्षा को, हमारी एबिलिटी को। फिर पेशेंस है, धीरज है, हमें भी सिखाते हैं और खुद भी रखते हैं। इंटीग्रिटी है, हमसे जुड़ जाते हैं। क्यूरियोसिटी है उनमें, जानने की उत्सुकता है। क्योंकि अभी क्या है कि ये अभी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हो रहा था, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बेहतर जानते थे कि प्रेजेंटेशन में सर इसको आप यूज करें, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए ये काम करें तो अच्छा रहेगा। तो फिर जब कभी भी लेक्चर्स खत्म होते थे तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को पर्सनली कांटेक्ट करते थे और पूछते थे कि ये कैसे होता है। क्यूरियोसिटी, तो ये नेसेसरी है। देन टीम वर्क के साथ काम करना है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दूसरे टीचर्स या प्रोफेसर्स को हम नीचा नहीं दिखाते, उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये टीम वर्क देखते हैं ना स्टूडेंट, तो उसको एक रोल मॉडल मिलता है कि हम सब लोग साथ में रह के ऐसी टीम बना के एक्सलेंट वर्क कर सकते हैं। हम भावनगर यूनिवर्सिटी में पढ़े तो हमारे जो हेड थे वो सभी लेक्चरर को रिसेस में साथ में रख के चाय पानी करते थे, नाश्ता करते थे, और उनमें हंसी मजाक नहीं रहता था। कुछ नया क्या आया रिसर्च में, ये बातें रहती थी और हमारे कान पे ये आती थी। तो हम सोचते थे कि मैं जब कभी भी डिपार्टमेंट में वर्क करूंगा तो इस तरीके से ही ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के साथ ही काम करूंगा। तो ये टीम वर्क बहुत ही नेसेसरी है। अभी थोड़ा फास्ट देख लें, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेलेंट प्रोफेसर्स। क्या क्या हो सकता है एक्सेलेंट प्रोफेसर? तो हम लोग जानते हैं कि अभी पीएचडी कंपलसरी होने वाला है, हो गया है। पर पीएचडी से संतुष्ट न हो, उनको नेट भी करना है। नेशनल एलिजिबल टेस्ट हमारा एजुकेशन का रहता है, नेट जीसैट, तो वो भी क्लियर करना है। उल्टा भी बोल सकते हैं, सिर्फ नेट करने से पूर्णता नहीं होगी, पीएचडी भी करना है। कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने व्यवसाय में कैसे विकसित हो उनके बारे में सोचना है। हायर एजुकेशन मैनेजमेंट, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन के बारे में भी उनको सोचना है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी एक्टिविटीज होती है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है, उनका भी उनको पार्ट बनना है। हायर एजुकेशन रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अभी जो डिस्कस हो रहा है उसमें यही चीज बताई गई है कि आप हायर एजुकेशन में रिसर्च को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। इसीलिए अभी माइनर और मेजर रिसर्च प्रपोजल्स आप सब लोग बनाते होंगे और आपने रखा भी होगा। तो ये हायर एजुकेशन रिसर्च भी नेसेसरी है। हायर एजुकेशन टीचिंग, आप सभी लोगों को मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि इनमें से कई ऐसे भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो लर्निंग के लिए आए हैं पर वो टीचिंग भी करते हैं। मेरे एक दोस्त है अहमदाबाद की कॉलेज में, तो वो खुद अभी भी रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन करते हैं और फिर ऐसे ही रिफ्रेशर कोर्स से लर्न करके वो
HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन भी रहे हैं। तो हायर एजुकेशन टीचिंग के लिए उत्साह है। मैं अपनी भी बात करता हूं कि मैं वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, पर आप जैसे एक्सपर्ट लिसनर के पास उनके साथ बात करने की, उनको मेरे विचार प्रकट करने की जो ये अपॉर्चुनिटी है वो मैंने कैचअप की है। तो हायर एजुकेशन टीचिंग है क्योंकि मैं सिर्फ वीर नर्मद यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहूंगा, पर आप सभी के साथ बात करूंगा तो मेरे पढ़ाने के बारे में, मेरे नॉलेज के बारे में आपको पता चलेगा। Have human relationship with his or her trainees and colleagues. मानवीय संबंध अच्छे होने चाहिए। मानवीय संबंध के कारण, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे बढ़िया है। क्योंकि फिजिकल रिसोर्स ठीक है हो ना हो, पर ह्यूमन रिसोर्स अगर वीक रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, तो सबसे बड़ा डैमेज ये सोसाइटी को है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने ट्रेनीज के साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं और अपने कलीग्स के साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं। वो एक्सेलेंट प्रोफेसर है। पेशेंट फॉर द सब्जेक्ट, जो कुछ भी पढ़ाना है उसके लिए हमारा एक उत्साह रहता है, एक हमें स्फूर्ति रहती है। जब कभी भी हम पढ़ाने जाते हैं तो हमें पढ़ना और पढ़ाना दोनों अच्छा लगता है। तो पैशन है, हमारा एक जुनून है कि हमारे सब्जेक्ट को, हमारे रिसर्च को हम अच्छी तरह से करें, और यही पैशन हम अपने स्टूडेंट्स में, ट्रेनीज में रखते हैं। यह व्यवसाय में कोई किसी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। अब तो मैंने ऐसा भी देखा है कि स्कूल में भी सुपरवाइजर जरूर नहीं है। क्यों? क्योंकि कैमरा आ गए। पर कैमरा हो या ना हो, हम हमेशा प्रामाणिकता से काम करते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हमें स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो जब कभी भी हमारे लेक्चर्स है, मैंने एक स्कूल ऐसी भी देखी है, कॉलेज ऐसी भी देखी है कि वहां पे कोई बेल नहीं बजता, कोई लेक्चर चेंज होने का अलार्म नहीं बजता। वो अपने आप ही एक लेक्चरर 2 मिनट पहले ही आ जाते हैं, क्लास के बाहर खड़े रह जाते हैं, और जो लेक्चरर लेक्चर ले रहे हैं वो तुरंत प्रेजेंस लेके बाहर निकल जाते हैं। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर है वो ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोफेसर है। ऑलवेज सीकिंग टू बी और टू डू बेटर, हमेशा उसकी इच्छा यही रहती है कि जो कुछ भी उसके द्वारा हो वो अच्छा हो और अच्छी तरह से हो, पहले से बेहतर हो और भविष्य में अच्छी तरह से हो। तो यही उनका एक अपेक्षा है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, टू बी और टू डू बेटर। अच्छा दिखाऊं अपने आप को, कभी भी हमारे मुंह से अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए बैड वर्ड्स नहीं निकलने चाहिए। उनका अहित करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमसे हो सके वो बेहतर हो सके, जो कुछ भी हो। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझसे किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ ना हो। यही प्रोफेसर है, वो हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचना है और अच्छा रहने के बारे में सोचता है। तो ये सब गुड प्रोफेसर्स की क्वालिटीज है। द इंस्पायर्ड, एक्साइटेड एंड एबल प्रोफेसर्स है जिनसे मैं कुछ सीखा हूं, उनका मैंने थोड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है। ये तो सिर्फ स्लाइड में जितना मैं रख सकता था इतना रखा है, बाकी ढेर सारी चीज हम अपने हायर एजुकेशन में अपने प्रोफेसर से सीखते हैं। जैसे मुझे ऐसे प्रोफेसर मिले कि उन लोगों ने मुझे कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है, प्राप्त करना है, वो सिखाया। वो बीएड भी रहा और एमएड भी रहा और पीएचडी भी रहा, एमफिल भी रहा और नेट का एग्जाम भी रहा, कि जहां पे मुझे कॉन्फिडेंस कैसे हो, मुझ में कॉन्फिडेंस कैसे आया, कैसे आए, उसके बारे में उन्होंने खुद ने डेमोस्ट्रेट करके बताया, मुझे बातें करके बताए, एक प्रयोग करके बताया। हैव शेयर्ड लाइक देयर एक्सपीरियंस,
उनके जीवन के जो कुछ भी अनुभव थे वो उसने मुझसे साझा किए, मेरे साथ शेयर किए। Have understood each trainee's motivation। मैं सिर्फ नहीं, मेरे साथ जो कोई भी ट्रेनिस थे, एमएड के स्टूडेंट्स थे, वो उनको समझते थे और उनको प्रतिभाव देते थे, उनको मोटिवेट करते थे, प्रतिपोषित करते थे। Are seemed people like us not try to be hero। हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है हमारे प्रोफेसर्स के लिए, पर जब कभी भी क्लास में आते थे तो दोस्त बन जाते थे, हमें अपना ही बंदा लगते थे। वो बीएड के प्रोफेसर्स हो या फिर एमएड के हो या फिर पीएचडी के गाइड हो मेरे, वो हमेशा मुझे ऐसे लगे कि वो मेरे जैसे ही है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं अपने आप को अभिव्यक्त किया कि वो हीरो है, वो एक्सपर्ट है, वो नॉलेजेबल है। वो सुनते थे, फिर सुनाते थे, फिर बताते थे कि ऐसा होना चाहिए। आर टेक्नोलॉजिकली कैपेबल। जब कभी भी टेक्नोलॉजी यूज करने की बात आई तब हमारे प्रोफेसर्स हमें आगे ही दिखाई दिए। शेप्ड अस एज टेक्नोक्रेट्स। और हमारे में भी टेक्नोलॉजी यूज करने के स्किल्स उसने ट्रांसफर किए, उन्हें हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है। एज वेल एज रिसर्चर। तो एमएड किया तब रिसर्च कैसे, एक उत्तम रिसर्च कैसे करना है, वो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें सिखाया। हैव फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंट स्टफ। हम में जो योग्यता है उनको उसने केंद्रित किया, उनको उसने पोषित किया और हमें आज डिपार्टमेंट तक, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीएड कॉलेजेस में उनका जॉब लगा है, एमएड कॉलेजेस में लगा है। तो इस तरीके से जो कुछ भी हमारे में बेहतर था वो हमारे सामने लाए और उनको उसने पोषित किया, उनको उसने संवर्धित किया, बड़ा किया, हमें स्कूल से डिपार्टमेंट तक पहुंचाया हमारी टैलेंट देख के। आर रोल मॉडल ऑफ रिस्क टेकिंग। जब कभी भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, रिस्क भी जीवन में जरूरी है। ऐसा बोला गया है कि कंफर्ट जोन है वो तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं करता। मेरे एक गुरु ने मुझे यह बताया कि रिस्क लो। हम कहीं सेमिनार में प्रेजेंटेशन करना है तो वहां पे रिस्क लेना है, लर्निंग होता है। वर्कशॉप में जाना है तो यू टेक रिस्क। आपको पढ़ाता हूं तो ये भी सिखाया है मुझे कि कई बार क्या होता है कि प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं ऐसे एचआरडीसी कोर्सेज में, पर मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, पर मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि यहाँ से लर्निंग शुरू होता है तुम्हारा। जब कभी भी तुम ईश्वरीय इच्छा से प्रोफेसर बनोगे तब तुम्हारा डेवलपमेंट कितना होगा, पर शुरुआत तो करो। टेकिंग रिस्क, रिसर्च पेपर लिखो, उसको स्कोपस में पब्लिश करने की ट्राई करो। तो रिस्क लेना है, उससे लर्निंग होता है, उससे एक्सपीरियंस होता है। तो ये बताया है, हैव टॉट अस डोंट वरी टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक्स। बहुत ही बढ़िया बात सिखाई है हमें। दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचकर चिंताग्रस्त ना हो, ये सिखाया है। हैव टॉट अस डोंट वरी। जरा भी चिंता मत करो, इतना चिंतित मत हो। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। अभी उनको आप गलत लग रहे हैं, पर एक टाइम पर वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी बातों को स्वीकार कर लेंगे। तो ये जरूरी है। तो ये सब मेरे प्रोफेसर से सीखे हैं। तो बहुत सारे प्रोफेसर्स मेरे जीवन में आए, पर जिनसे मैं ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूं, ऐसे मेरे 5 प्रोफेसर्स को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। द नेम प्लेट इज गिवन। फर्स्ट फोटो इज डॉक्टर मनहर भाई ठाकर, सेकंड वन इज डॉक्टर दिवराज भाई मयाणी, थर्ड वन इज डॉक्टर सीके भोगाइता साहेब, फोर्थ वन इज डॉक्टर विजय पटेल साहेब, एंड लास्ट वन इन बिग फोटो फ्रेम लेट डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब, जिनका अभी 1 साल पहले निधन हो गया। तो जो डॉक्टर मनोहर भाई ठाकर है, उनसे मैंने
बहुत सारी चीजें सीखी है, पर जो सबसे क्लोज टू माय हार्ट है, जो ज्यादा मुझे पसंद आया है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। डॉक्टर मनोहर भाई ठाकर है, वो मेरे बीएड के मेथड मास्टर थे और अभी मेरे जीवन के मास्टर है। जब कभी भी मैं कहीं पे रुकता हूं तो आई डायल्ड फोन ऑफ डॉक्टर ठाकर साहब को। अभी 5 सितंबर संडे को ही गया और मैंने ठाकर साहब के साथ यह बात शेयर की कि सर, मैं आपके बारे में बोलने जा रहा हूं, बहुत ही बड़ी हिम्मत करने जा रहा हूं, और बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया, बात करो, मेरे बारे में बात करो, मेरे जैसे बारे में बात करो। पर बहुत ही इंस्पायर्ड हूं। मेरे बीएड के मेथड मास्टर थे, फिर सालों के बाद वहां के प्रिंसिपल भी रहे और अभी रिटायर्ड पर्सन है, पर वो मन से अभी भी एक्टिव है। वो शॉर्ट वीडियोस टीचर्स के बारे में बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप डॉक्टर मनोहर ठाकर करके उनका जो चैनल है, वो अगर आप रजिस्टर्ड करें तो आपको उनके ढेर सारे वीडियो जानने मिलेंगे। तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ। क्या मैं उनसे सीखा, देखिए, पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन। मेरा एमएड खत्म हुआ और हायर सेकेंडरी स्कूल भावनगर में है, वहां पे जॉब लगा। और एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उसने मुझे मोटिवेट ये किया कि एमएड करके स्कूल में जॉब लग गया, पर यह पर्याप्त नहीं है, तुम में पीएचडी करने की एबिलिटी है। यू स्टार्ट रीडिंग। सोचो कौन से टॉपिक के बारे में तुम्हें पीएचडी करना है। मैंने कहा ओके सर। 1 हफ्ता हो गया, सामने से फोन किया, कितनी पढ़ाई हुई बोलो। मैंने कहा सर, पीएचडी तो कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा डिपार्टमेंट की इतनी अच्छी लाइब्रेरी है हमारी, वहां जाके पढ़ाई करो, वहां हेड सर से मिलो, उनके साथ डिस्कस करो, फैकल्टी के साथ डायलॉग करो। अगर दिक्कत आती है तो बीएड कॉलेज में आओ, मेरे साथ बात करो, पर पीएचडी करना है। ऑलवेज मोटिवेटेड मी। कहीं पे भी स्कूल का जॉब है ग्रांटेड का, तो उनसे मिलने गया, वहां पे भी उसने मोटिवेट किया कि अभी जो परिस्थिति है तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली है, तो अभी इसका स्वीकार कर लो, पर मेहनत शुरू रखना। देर से देर पर तुम्हें डिपार्टमेंट में जॉब प्लेसमेंट होगा। और उनके ये ब्लेसिंग्स के कारण आपके साथ में आज बात कर रहा हूं, तो ये मेरे पावर हाउस है। उनसे बहुत ही रिचार्जिंग होता हूं मैं, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। ऑलवेज प्रिपेयर्ड। जब कभी भी बीएड कॉलेज में आते थे पढ़ाने के लिए, तो प्रिपरेशन के साथ आते थे। विदाउट प्रिपरेशन कभी हमने ठाकर सर को देखा ही नहीं। फेयर, सभी स्टूडेंट्स के साथ वो न्याय करते थे। जो गलत है उनको गलत कहते थे, जो सही है उनको अप्रिशिएट करते थे, उनको वो अभिनंदित करते थे। हर बंदे के साथ, हर स्टूडेंट के साथ, उसके कलीग्स के साथ, उसके प्रिंसिपल के साथ उनका फेयर रिएक्शन रहता था। स्टार्ट इज क्लास विथ एनेक्डोट्स। जब कभी बातें करते थे तो शुरू में छोटी छोटी कहानियां बताते थे। उनके जो फीलिंग्स है, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो मेथोडोलॉजी में बहुत सारे सुनने को मिले। तो जो छोटी छोटी प्रसंग कथाएं है, जो जॉक्स है, वो हमें बताते थे, हंसाते थे, हमें समझाते थे। तो स्टार्ट हिज क्लास विथ एनेक्डोट्स। रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स। बीएड में थे तब भी रिस्पेक्ट करते थे। अगर कोई मेल ट्रेनिंग है तो उनको भाई कह के बुलाते थे, मुझे भावेश भाई कह के बुलाते थे। हमारे साथ जो बहन रहते थे तो उनके नाम के साथ बहन लगा के बात करते थे। उसके बाद भी इतना ही रिस्पेक्ट देते थे, अभी भी देते हैं। टॉलरेंस, सहिष्णुता उसने हमें सिखाई। जीवन के प्रति टॉलरेंस पावर, अपने आप के प्रति टॉलरेंस पावर, वो उन्होंने सिखाया। तो सहिष्णुता का जो गुण है प्रोफेसर्स का, वो मैंने मनोहर सर से ज्यादा सीखा है।
always feeling bliss to listen him as a storyteller. उनको बीएड में भी सुनना पसंद था और बीएड के बाद जब कभी भी कैंपस के पास से निकले, रास्ते से निकले, तो तुरंत ही हमारा व्हीकल है वो बीएड कॉलेज के कैंपस में डाइवर्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि मनहर सर से मिलना है, उनके साथ बातें करनी है। तो हमेशा वो नई नई बातें, नई नई सोच के बारे में हमारे साथ शेयरिंग करते थे। इसीलिए मनहर ठाकर सर से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ और मुझे वो हमेशा एक एबल प्रोफेसर लगे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट वन इज माय डिपार्टमेंट हेड, जहां पे मैंने एमएड किया, डॉक्टर सीके भोगायता साहब। जब कभी भी उनको देखते हैं ना तो हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट है। आई थिंक हिज एज वुड बी मोर देन 80। अभी भी इतना ही पढ़ाई करते हैं, इतना ही अच्छा लिखते हैं। अभी टीचर्स डे के दिन व्हाट्सएप डायलॉग उनके साथ हुआ और उसमें यही बताया कि आप जैसे स्टूडेंट्स अभी हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे तरह सोचते हैं, तो उसका मुझे बहुत ही आनंद है। आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने यही बताया है मुझे कि आप जो कर रहे हैं काम वो बहुत पसंद है। आप एचआरडीसी में हमारे जैसे टीचर एजुकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया इवेंट है। आप एक अप्रिशिएट करते हैं, गुरु के प्रति अपना ऋण अदा करते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमने देखा है जब कभी भी हम एमएड के क्लास के लिए, पढ़ाई के लिए जाते थे, तो उनको हमने दिन की शुरुआत में एक बोर्ड पर एक अच्छा सा कविता, फिर प्रसंग के कुछ ऐसा शॉर्ट पोयम है वो बोर्ड पर लिखते थे। अपने पास एक डायरी रहती थी, उसमें से वो बोर्ड पर लिखते थे। आज भी मुझे याद है कृष्ण दवे का वो काव्य शिक्षण के बारे में। आ सगळा फूलोने कही दो यूनिफॉर्म में आवे, पतंगियाओने पण कही दो साथे दफ्तर लावे, मन फावे ત્યાં માછલીઓએ આમ નહીં તરવાનું, સ્વિમિંગ પુલના સગળા નિયમોનું પાલન કરવાનું। व्हाट एन एक्सीलेंट पोएम। शिक्षा की क्या दशा है और क्या दिशा है। ये पहली सोच अगर किसी ने मुझे सिखाई है ना, वो चंद्रकांत भोगायता सर ने। उनकी पोयम से हमारा लर्निंग स्टार्ट होता था। जब कभी भी बोर्ड क्लीन वैसे नहीं रहता था, पर कहीं पे शायद एक्सपर्ट लेक्चर के लिए गए, सेमिनार में गए, वर्कशॉप में गए, तो दूसरों को वो अलॉट करके जाते थे, पर कहीं ब्लैक बोर्ड ब्लैंक दिखता था तब हमें पसंद नहीं आता था। इतना अटैच थे हमारे साथ। उनका ये जो शुरू में बोर्ड पर पोयम लिखनी है, पढ़ाई तो बात की सोचे, पहले बोर्ड पे कौन सा पोयम होगा वो सोचते सोचते हम अपस्टेयर्स होते थे, फर्स्ट फ्लोर पर जाते थे कि भोगायता साहब ने कुछ लिखा होगा बोर्ड पे, चलो वो पढ़ते हैं। पहले लिखते हैं, लोग लिखते भी थे, क्योंकि ये सब हमारी मेमोरीज है। प्रिपरेशंस, घर पे भी इतना प्रिपरेशंस करते थे। 2-3 बार उनके घर पे डिसर्टेशन गाइडेंस के लिए जाना पड़ा। तो जब कभी भी सर को देखा है वो कुछ लिखते थे, वो लिथोप्रत बनाते थे हमारे लिए। जब कभी भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो पहले लिथोप्रत डिस्ट्रीब्यूट होती थी, 1 पेज की इन स्मॉल ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और भोगायता सर बहुत ही अच्छा लगता था। जो कुछ भी टॉपिक्स है उनको एब्स्ट्रैक्टली लिख के हमारे लिए तैयार करते थे, बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए तैयार करते थे और उनको स्प्रेड करते थे नॉलेज। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और जब कभी भी पढ़ाते थे ना, वो फ्लुएंट रहता था, जैसे एकदम स्लो मोशन में बारिश हो रही है। कितना अच्छा लगता है, बहुत भीगते भी नहीं और अच्छा भी लगता है। तो उनका पढ़ाना कुछ ऐसा ही था, फ्लुएंट टीचिंग। शब्द शब्द में एक बदलाव रहता था, उनमें एक इफेक्ट रहती थी, एक पावर रहता था, तो वो कभी नहीं भूल सकते। कमिटमेंट, एक भी लेक्चर्स भोगायता साहब ने कभी स्किप नहीं किया कि आज मेरा कुछ ये काम है तो मैं लेक्चर के लिए नहीं आऊंगा। वो अगर डिपार्टमेंट नहीं आते थे तो कई बार नहीं रहता था, पर जब कभी भी आते थे तब लेक्चर्स उनके रहते थे। और एक्स्ट्रा एक भी लेक्चर्स नहीं, जो लेक्चर्स है उनमें ही उसने सिलेबस कंप्लीट किया, मेरे साथ बातें की।
तो कमिटमेंट, वर्क के साथ ऑन टाइम आना और ऑन टाइम खत्म करना, 1 मिनट कम भी नहीं, 1 मिनट ज्यादा भी नहीं। ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। वो तो हेड थे, मास्टर्स थे, मास्टर्स के मास्टर्स थे। कितने सारे क्वेश्चंस है, अलग अलग गाइड के स्टूडेंट्स है, उनकी क्वेरीज है, उनको सुनते थे, उनके रिसर्च प्रपोजल देखते थे, उनकी सिनॉप्सिस देखते थे और उनको गाइड करते थे। कहीं हमारे टीचर एजुकेटर्स को भी पता नहीं चलता था तो हमको साथ में रख के वो भोगाइता साहब से मिलने जाते थे। सिर्फ हमारे भावनगर यूनिवर्सिटी से नहीं, ढेर सारी गुजरात की और इंडिया की यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स डॉक्टर सीके भोगाइता साहब को मिलने आते थे। उनका नॉलेज इतना बढ़िया था कि कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो भोगाइता साहब के पास से उसका आंसर मिल जाता था। Sorry to say, but I share one wonderful experience with भोगाइता सर। जब मैंने मेरा PhD का प्रपोजल लिखा तो I have written in 3 pages और उन्होंने मुझे सजेशंस दिए कि PhD का प्रपोजल कैसे बनाते हैं, वो 6 पेज में दिए। मैंने उसको संभाल के रखा है। कितने नॉलेजेबल कि भाई ये PhD है, उसको थोड़ा इफेक्ट के साथ बनाओ, उसको इंटरप्रेट करो, उसको बढ़िया तरीके से बनाओ। तो ये है ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। गिक जो कुछ भी नया कंप्यूटर में आता था वो भोगाइता साहब हमेशा लोगों के साथ शेयर करते थे, अपने आप सीख लेते थे। अभी भी कुछ अभी एक उनका ऑनलाइन मैंने ओरिएंटेशन ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे जानने को मिला कि भोगाइता सर है वो वर्ड मैपिंग के बारे में कुछ सीख रहा है। तो जितना उसका क्वांटिटेटिव में उसका कंट्रीब्यूशन है, इतना क्वालिटी में भी अभी है, उनका इंटरेस्ट है। तो इतना सारा काम करते हैं भोगाइता साहब आज इस एज में भी। इसीलिए आई एम इंस्पायर्ड विथ हिम। डिस्प्ले अ पर्सनल टच। सभी लोगों को व्यक्ति जानते हैं आज भी, इतने साल के बाद उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स एजुकेटर्स आए, उन सभी को वो पर्सनली जानते हैं। जब कभी भी मैं फोन लगाता हूँ, उनके साथ बात करते हूँ, कभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं भावेश बोल रहा हूँ। हाँ भावेश भाई बोलो, डायरेक्ट ही सेड लाइक दैट। तो उतना उसका पर्सनल टच है, सभी के बारे में जानते हैं। देन माय गाइड डॉक्टर जेपी मैयानी साहब, मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी। उसने अपने कारकिर्दी की शुरुआत की एक ऑब्जर्वर से, डाउन टू एक फार्मर के पुत्र रहे वो, एक खेडूत के पुत्र से उसने अपनी जीवन की शुरुआत की। अपने आप मेहनत करके उसने स्टार्ट विद 0, कुछ नहीं था उनके पास, एक सामान्य व्यक्ति थे और वाइस चांसलर तक बने। गुजरात की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, उनके फॉर्मर वाइस चांसलर भी रहे मैयानी सर। भावनगर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर इंचार्ज पोस्ट पर रहे, डिपार्टमेंट के हेड भी रहे। तो जिन्होंने स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड और गो अपवर्ड टू द हाइट पर गए, स्टेटस पर गए, वो है डॉक्टर जेपी मैयानी साहब। फेनिक्स बर्ड एटीट्यूड, उनको उनके शरीर के साथ, उनके मन के साथ बहुत सारी दिक्कतें आई। वो उनकी कई पर्सनल बातें हैं जो मैं जानता हूं, वो शायद आपके साथ शेयर करना बेहतर नहीं रहेगा, पर कई बार ऐसा लगा, उनको खुद को लगा, उनको तो नहीं लगा पर समाज को लगा कि ये बंदा अब खत्म हो गया। पर फिर से वो फेनिक्स बर्ड की तरह जो आग में से पुनः जन्म लेता है, इस तरीके से मैयानी साहब का एटीट्यूड ऐसा रहा कि फिर से वो 0 टू हीरो बन गए। तो उनके जीवन से यह मुझे प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी भी दिक्कत आए तो अपने आप को खत्म नहीं करना है, डबल मेहनत करके
अपनी बात को, अपनी खरी बात को जगत के सामने लाना है। एम्बिशियस पर्सनालिटी, कुछ बनना है। टीचर ऑब्जर्वर से शुरू करके एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से शुरू करके वो एक्सटर्नल एमएड कोर्स के एक प्रोफेसर बने, हेड बने, फिर हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बने, फिर डिपार्टमेंट में हेड बने, फिर वाइस चांसलर ऑफ भावनगर यूनिवर्सिटी इन इंचार्ज, और फिर भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। तो ये उनके जीवन की एम्बिशियस है, कुछ समाज के लिए करना है। पॉजिटिविटी, लोग क्या सोचते हैं वो सोचना छोड़ दो। अभी आया था ना, वो ये मयानी साहब ने सिखाया कि पॉजिटिव रहो, तो धीरे धीरे सब लोग तुम्हारी तरफ पॉजिटिव होंगे। कंपैशनेट, सहनशील बने। बहुत सारी तकलीफें झेली उसने, फैमिली प्रॉब्लम्स भी रहे, एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी रहे, पर उन सभी को सहन करके, कंपैशनेट करके, उनके जीवन में जो कुछ भी दिक्कतें आई उनको वो हंसते मुंह से झेल के उन्होंने समाज में एक दृष्टांत एक सामने रखा, वो है जेपी मयानी साहब। देन फॉरगिविंग, लोग हमारे साथ गलत करता है तो भूल जाओ। वो इतने ही प्रेम से लोगों को बुलाते हैं, जो उनके बारे में गलत सोचते हैं उसके बाद भी वो इतने ही प्रेम से बुलाते हैं, वो भूल जाते हैं। उसमें मैं भी हूं कि मैंने पीएचडी करते वक्त कई बार जब कभी भी वो कहते थे उनको इग्नोर किया था, पर उसने कभी मुझे ये बात याद नहीं कराई, इतने ही प्रेम से मुझे बुलाते हैं। तो फॉरगिविंग, ऑलवेज सीम्ड डाउन टू अर्थ पर्सन, हमेशा जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। सिंप्लिसिटी, वो किसी के घर पे जाते हैं तो उतने ही प्रेम से मिलते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं वाइस चांसलर रहा हूं, मैं हेड रहा हूं। वो दोस्त बन के रहे, क्योंकि मैं ये पर्सनली दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो मेरे गाइड थे। तो ऑलवेज सीम डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। देन आई नेवर फॉरगेट दिस पर्सन, डॉक्टर विनोद पटेल सर। इमर्सिंग इन टीचिंग एंड लर्निंग, हमेशा उसको पढ़ाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अब कभी भी कहीं पे भी एक अच्छा रिसर्च सेमिनार के बारे में विनोद सर सुने ना, तुरंत ही कितना भी डिस्टेंस हो वो तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। उनको अच्छा लगता है, टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए। वेल ड्राफ्टेड नोट्स, बहुत ही छोटी छोटी हैंड राइटिंग और क्लीन और नीट्स वो नोट्स लिखते हैं। मेरी प्रपोजल में जब कभी भी प्रॉब्लम्स हुआ तो मैं भावनगर से सूरत आते थे। डॉक्टर विजी पटेल साहब वीटी चौकसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं, और कई सारी इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो उनको पढ़ाना पढ़ना सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब मैं मेरी प्रपोजल के बारे में सीखने के लिए आता था, तब वो अच्छी तरह से नोट्स ड्राफ्ट करके मुझे कैसे मॉडल्स ऑफ टीचिंग बनाने हैं, वो पूरा मॉडल का सैंपल बना के मुझे समझाते थे। तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। क्रिएटिव और इनोवेटिव है, कुछ नया नया सोचते रहते, करते रहते। जब अभी जो कंसेप्ट आया है ना गुजलिश वाला, ड्यूअल लैंग्वेज वाला, गुजराती और इंग्लिश, उनका प्रोजेक्ट डॉक्टर विजी पटेल सर ने सूरत से किया था, और हमारे शिक्षा मंत्री ने भी उनकी ये प्रोजेक्ट का स्वीकार किया है, और ढेर सारे स्कूलों में अब ये प्रोजेक्ट अप्लाई होगा। टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट है, टेक्नोलॉजी सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। परफेक्शनलिस्ट, एकदम अप टू डेट रहते हैं। उनकी इमेज ही देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, उनके बैठने की स्टाइल देखिए। ऑलवेज एक्साइटमेंट व्हाइल टीचिंग, जब कभी भी पढ़ाते हैं तब एक अलग स्फूर्ति रहते हैं। मैंने रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स में उनके पास में स्टूडेंट्स बन के रहा हूं, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, घूमते घूमते पढ़ाते हैं, स्फूर्ति के साथ पढ़ाते हैं। कई बार बैठ जाते हैं नीचे, उनकी हाइट छोटी है पर नॉलेज बहुत बड़ा है,
तो नीचे बैठ के नीचे से ही बोलते हैं कि मैं दिखा रहा हूं ना, मैं आपको दिखाई देता हूं। फिर खड़े होके बोलते हैं कि मैं खड़ा रहूं तो भी नहीं दिखाई देता। एक बार तो उसने ऐसा बोला कि मैं घर से निकला तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि जितनी आपकी हाइट है ना इतना ही लेक्चर देना। तो ऐसे इतनी ढेर सारी बातें याद आती है कि एक्साइटमेंट रहता है जब कभी भी पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि ये रुके नहीं पढ़ते रहे। उनके पास हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ही बढ़िया उनका विनोद वृत्ति है, उनके नाम में ही विनोद है। तो हंसाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, इसीलिए आई एम इंस्पायर्ड विद डॉक्टर विजय पटेल साहब एंड माय गुरु लेट डॉक्टर आर एस पटेल साहब, जिन्होंने, मैं तो नहीं जानता था डॉक्टर आर एस पटेल साहब को, पर भावनगर में एक बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर सेमिनार था और उसमें डॉक्टर आर एस पटेल सर आए थे और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति मैयानी जी ने उनको बुलाया था कि हमारी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट LL काकड़िया बीएड कॉलेज में आप गेस्ट लेक्चर देने के लिए आए। उसी टाइम मैंने मेरा PhD कंप्लीट किया था और मैंने उत्साह में आके डॉक्टर आर एस पटेल सर को बताया। उसने थोड़ी नजर घुमा के मेरा थीसिस बंद कर दिया और बोला कि ये सब तो डिग्री के लिए लोग करते हैं, पर उसके बाद आप जो करो वही अच्छा रहेगा। अब उसका कितना यूटिलाइजेशन होगा, तो जो बलून में से एयर निकलती है, ऐसे मेरा जो एक प्राउड था ना वो इस एयर के तरह निकल गया कि बहुत कुछ सीखना है, करना है। फिर उनके ही इंस्टीट्यूट में मेरा जॉब लगा सेल्फ फाइनेंस में। वहां पे मैंने उनको देखा कि जब कभी भी वो इंस्टीट्यूट में आते थे, कहीं कोई बार बहुत ही ऐसे कम प्रसंग हुए होंगे कि उसने स्टाफ मीटिंग की, जब कभी भी आते थे वो ढेर सारा पढ़ना लिखना लेके आते थे। वो बुक्स लिखते थे, वो रिसर्च पेपर लिखते थे। उनका जो पूरा विजन था वो ग्लोबली था। जब 2 इयर्स का बीएड एमएड कोर्स नहीं था 2008, तब वो बात करते थे कि ये बीएड और एमएड का कोर्स 1 साल में नहीं चलने वाला, बराबर नहीं है, उसको 2 साल करने की जरूरत है। तो ऐसे विजनरी थे कि आने वाले समय में क्या बदलाव होगा। पैशन फॉर रिसर्च, ऐसा गुजरात के लोग कहते हैं, उनका स्वीकार करते हैं कि बहुत ही बढ़िया रिसर्चर थे डॉक्टर पटेल साहब। है नहीं कह सकता दुख के साथ, क्योंकि वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, पर पैशन फॉर रिसर्च का उनका जो एक उत्साह था वो गजब का था। वो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा गुजरात यूनिवर्सिटी से एफर्ट करते थे, हमारे को बताते थे कि हमारे फैकल्टी शुक्ला साहब ने इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट लिया है, मिलन सर ने इसके बारे में लिया है, शास्त्री साहब ने इसके बारे में लिया है, मालव सर ने ये थीम पे लिया है, परवाड़ सर ये टॉपिक पे काम करा रहे हैं। वो खुद अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असिस्टेंट तरीके रखते थे, तो जिससे वो मोटिवेट हो। तो ये फायदा बहुत रहा। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू बी प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक, उत्तम व्यावसायिक कैसे बने, वो अभी बहुत जरूरी है कि लोगों को इंपॉर्टेंस लगना चाहिए हमारा। तो आज हमें पता चलता है कि हमारे बीच नहीं रहे पटेल साहब, अगर और 5-10 साल मिनिमम रहते तो बहुत सारा ये एजुकेशनल फर्टिलिटी को फायदा रहता, ऐसा मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तरीके से। रोल मॉडल ऑफ रिस्क टेकिंग, अभी बोला ना स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में, कि कुछ करना है, वो रिसर्च पेपर लिखना है, बुक लिखना है, माइनर प्रोजेक्ट करना है या फिर मेजर प्रोजेक्ट करना है। ये सब जो रिस्क वाली बातें हैं ना, वो मैंने पटेल सर से सीखी है। रिस्क टेकिंग, आज आपके सामने लेक्चर ले रहा हूं ना, तो यही है। वो अपने जीवन के अंतिम समय में, उनका देहांत हुआ उससे 1 महीने पहले उसने कहीं पे आउट ऑफ स्टेट उसने लेक्चर दिया था। रिटायरमेंट के बाद ही इतने एक्टिव थे, ज्यादा एक्टिव थे। तो रोल मॉडल इसलिए रहे हैं कि हमें एफर्ट करना है, होल्ड हाई एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ अपने
बारे में नहीं, पर दूसरों के पास भी उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रहती थी, बहुत हाई एक्सपेक्ट करते थे। कल्टिवेट ए सेंस ऑफ बिलोइंग, अपने ही पर्सन लगते थे, अपने आप में घुल मिल जाते थे। उनका डर लगता था, कई बार लगता था नॉलेज के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से, कि अगर पटेल सर के साथ बात करना है तो इतनी थोड़ी प्रिपरेशन के साथ जाना है। पर कई बार वो सामने से मिलने आते थे हम सभी लोगों को और मित्र बन के बातें करते थे, शेयर्ड लाइफ एक्सपीरियंस। कई बार जब कभी भी वो फ्री रहते थे तो वो बताते थे कि मेरे पीएचडी के गाइड कैसे थे, वो कितना एक्सपेक्ट करते थे, वो इतने हार्ड बिहेवियर वाले थे। तो जो कुछ भी जीवन की उनकी जो अनुभूति थी वो हमारे साथ उसने शेयर की है। सोशल, हमारे घर में भी आए हैं, हमारे पेरेंट्स से भी मिले हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी मिले हैं। कोई भी सोशल फंक्शन हो, कितना भी डिस्टेंस हो, वो आते थे, प्रेम से सबके साथ मिलते थे। तो ये अद्भुत विरल व्यक्ति, विराट व्यक्तित्व आज प्रभु की स्मरण में है, प्रभु की शरण में है, पर हमारे स्मरण में है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल सर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ और मुझे वो एबल प्रोफेसर लगे हैं। तो प्रोफेसर होना, शिक्षक होना वो बहुत बड़ी बात है। अभी शिक्षक दिन संडे को ही गया तो डॉक्टर राधाकृष्ण जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और उत्तम शिक्षक को याद करने के लिए टीचर्स डे हम जोर शोर से मनाते हैं। उन्होंने बताया है कि अच्छा शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से ही नहीं परंतु विद्यार्थियों से भी सीखता है। तो अच्छा शिक्षक विद्यार्थी रहना चाहिए और सिर्फ किताब पढ़े नहीं पर वो स्टूडेंट्स को पढ़े, वही सच्चा शिक्षक है। अगर ये हम समझ लेना तो लेफ्ट साइड जो इमेज है वो रियलिटी है कि राष्ट्रपति जी है, वो अपने शिक्षक के चरण स्पर्श के, ये 2 दिन पहले का ही फोटो है कि उसे कहते हैं शिष्टाचार। यही हमारा देश का धर्म है। शिक्षक को, प्रोफेसर को इतना बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है कि कोविंद जी, राष्ट्रपति जी उनके शिक्षक के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो बड़ा स्टेटस, सबसे बड़ा स्टेटस हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति है, पर जब कभी भी टीचर्स आते हैं ना तो हमारा मन हो जाता है कि उनका हम चरण स्पर्श करें। तो आपके सब विद्वत लोगों के बीच मुझे आज ये सेशन शेयर करने का मौका मिला, उसके लिए मैं जिनके बारे में आज मैंने बात की, जिनके पास से मैं बहुत सारा सीख पाया, ऐसे गुरुजन डॉक्टर आर.एस. पटेल सर, डॉक्टर जे.पी. मैयानी सर, डॉक्टर भोगायता सर, डॉक्टर विजय पटेल सर, डॉक्टर मिलन मिस्त्री सर, सभी लोगों को मैं वंदन करता हूँ और डॉक्टर जगदीश जोशी साहब और एचआरडीसी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी और गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए मैं सभी को अपने दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे टीचर्स, मेरे टीचर एजुकेटर्स और टीचर एजुकेटर्स, जिन लोगों ने मुझे एक अच्छा शिक्षक बनने की प्रेरणा दी, अच्छा शिक्षक प्रशिक्षक बनाया और अभी यूनिवर्सिटी के स्तर पर मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, उनके लिए मैं सभी को वंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, वन एंड ऑल। आभार।